बिहार की बात हुई, बात महाराष्ट्र की हुई, बात अब बंगाल की भी होगी तमिलनाडु के बाद, जहां पर 2026 में चुनाव है। लेकिन सियासी संग्राम अभी से तेज हो गया है। बीजेपी दीदी के मजबूत किले को फतेह करने के लिए जोर लगा रही है। तो ममता बनर्जी ने एक बार फिर से बांग्ला भाषियों पर अत्याचार को लेकर बीजेपी पर हमला बोला है। इंटरनेशनल एनजीओ ह्यूमन राइट्स वॉच का हवाला देते हुए ममता बनर्जी ने बीजेपी पर भाषाई आतंकवाद का आरोप लगाया। ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी शासित राज्यों में बांग्ला भाषियों पर जो अत्याचार हो रहा है उस पर अब अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी बात करने लगे हैं। इधर बीजेपी बिहार की ही तरह बंगाल में भी एसआईआर की मांग जोर शोर से कर रही है। शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि बंगाल में 1 करोड़ बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं जिनका नाम वोटर लिस्ट से काटना जरूरी है। बिहार के लिए बंगाल का जनता वेट कर रहा है। बिहार में जैसे हुआ है बंगाल में होना चाहिए। और यहाँ 540 किलोमीटर एरिया में फेंसिंग नहीं है। बीएसएफ को, भारत सरकार को जमीन ममता बनर्जी का सरकार नहीं दिया है, इसलिए यहाँ 1 करोड़ के आसपास घुसपैठिया, खास करके रोहिंग्या मुसलमान और बांग्लादेशी मुसलमान जिन्होंने घुसपैठिया है, ये आकर हमारी ज़मीन छीन रहा है, हमारी बहन बेटी का सुरक्षा छीन रहा है, हमारी वोट छीन रहा है, हमारी रेशन छीन रहा है, हमारी काम छीन रहा है। ये तुरंत यहाँ एसआईआर के द्वारा ये लोग को पहले डी वोटर कर देना चाहिए, वोटर लिस्ट से इसको हटाना चाहिए, उसका बाद ये लोग को पुशबैक करना चाहिए। अब मसला तो अवैध प्रवासी का है, बांग्ला भाषियों का नहीं है, बांग्लादेशियों का है। लेकिन देखिए ममता बनर्जी ये कह रही हैं कि भाषाई आतंकवाद हो रहा है। तो पहले तो हम इसे समझ लें कि ये बांग्ला भाषियों के साथ अत्याचार हो रहा है या बांग्लादेशियों के साथ जो अत्याचार हो रहा है उसे वो बंगाली अस्मिता से जोड़कर अपनी राजनीति करने की कोशिश कर रही हैं ममता बनर्जी। हर्षवर्धन जी, इस पर आपका टेक। देखिए, इसमें जरा सा भी संकोच नहीं है मुझे ये कहने में कि ममता बनर्जी हमेशा इस तरह की विभाजक राजनीति करती है। उन्होंने प्रदर्शन कर दिया कोलकाता में कि देश भर में बंगाली लोगों पर अत्याचार हो रहा है। क्या देश के किसी हिस्से में किसी बंगाली पर किसी तरह से कोई अत्याचार कर सकता है? नहीं कर सकता है। लेकिन ये एक कवर फायर के तौर पर देखा जाता है। कई बार कहते हैं ना कि आपको कुछ करना है और उसके लिए बोल कुछ और रहे हैं। अब चूंकि उनको दिख रहा है कि बांग्लादेशी घुसपैठिए जो अवैध घुसपैठिए हैं, जिनकी चिंता वो भी 2005 में करती थी, जब 2011 में सरकार में नहीं आई तो उसके पहले यही सवाल ममता जी खड़ा करती थी कि जितने बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं इनको कम्युनिस्ट गवर्नमेंट निकालने नहीं दे रही। आज वही भाषा बदल गई है, ममता जी की हो गई। और भला सोचिए, देश का कौन हिस्सा है भाई, कहीं से एक खबर नहीं आई, लेकिन ये ऐसी पार्टी है जिसने देश में विभाजक रेखा खींचने की कोशिश की है, पूरे देश में हंगामा खड़ा कर दिया, कहा कि हर राज्य में बंगालियों पर अत्याचार हो रहा है। हमें तो कहीं नहीं दिखता है, और जो बंगाली हैं उनको भी लगता होगा कि हम तो जहां हैं यहाँ के हैं, क्योंकि देश में ऐसा कोई विभाजन है नहीं। जैसे मैं तो अपने शहर जिस प्रयागराज से मैं आता हूं, वहां तो जो बंगाली हैं वो हमसे ज्यादा बंगाली हैं। उनका अपना शहर या किसी का भी जो शहर है, जब आप इस तरह की बात करते हैं तो आपके मन में सिर्फ और सिर्फ सत्ता जाने का डर होता है। 2026 में विधानसभा चुनाव होने हैं। निश्चित तौर पर ममता बनर्जी वहां बहुत ताकतवर है। उनकी ताकत की एक बड़ी वजह जो फिरहाद हकीम जैसों के बयान से भी दिखता है, जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं, जो मुस्लिम बहुल विधानसभा है, उनकी वजह से है। और उनको लगता है कि अगर एक छोटा सा भी हिस्सा हिंदू मतदाताओं का आया तो उसमें लाभ होगा। इसी वजह से वो बंगाली अस्मिता का मुद्दा उठा रही हैं और देश में विभाजन की कोशिश कर रही हैं अपनी सत्ता बचाए रखने के लिए। तो बीजेपी का अगर ये स्ट्रेस स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन पर है तो फिर डर क्यों है ममता बनर्जी को? उनको डर लग रहा है उनके वोट चले जाएंगे। उसी का धरातल तैयार कर रही हैं वो। जब ये बात कहती हैं कि बंगालियों पर अत्याचार हो रहा है तो उसी का धरातल तैयार कर रही हैं। जैसे कि जो विशेष गहन पुनरीक्षण है उसको लेकर बिहार में जितनी आवाज़ें उठ रही हैं, ख़ासतौर से अब आप सुप्रीम कोर्ट देखेंगे वहाँ पर भी जिस तरह की बात कही गई है अब कि 13 करोड़ लोग हैं, लेकिन जो निवास प्रमाण पत्र हैं वो 13 करोड़ से ज़्यादा है। 13.189 मतलब करोड़ जो है वो प्रमाण पत्र दिए गए हैं।
तो जिस तरह की वहाँ पे आवाज़ें उठ रही हैं कि किस तरह से उसको किया जा रहा है, किस तरह दिक्कतें हैं, जो ममता बनर्जी उसी को आगे बढ़ाने के ये पूरा धरातल तय कर रही हैं कि ये जो जब वो विरोध करेंगे SIR का, वो इसीलिए करेंगी कि भाई ये बांग्लादेशियों को, मतलब जो बंगाली लोग हैं उनको बांग्लादेशी बनाकर बाहर निकालना चाहते हैं और ये सारी चीज़ें करना चाहते हैं। तो ये चीज़ें तैयार हो। दूसरी तरफ एक डर भी है, जिस तरह से बीजेपी ने विधानसभा चुनावों में जिस तरह से अपना वोट परसेंटेज बढ़ाया है पिछली बार, उसका भी डर कहीं ना कहीं है कि क्या इस बार विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने जिस तरह से अपने संगठन को वहाँ मजबूत किया है, जिस तरह से वहाँ पर कई नेता उन्होंने तृणमूल कांग्रेस से अपनी तरफ खींचे हैं या बाकी जगहों से खींचे, तो उस तरह से जो उन्होंने संगठन को मजबूत किया उसकी भी कहीं ना कहीं डर जो है ममता बनर्जी में है। बिल्कुल। अच्छा, एक और खबर, बड़ी महत्वपूर्ण खबर। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत और पाकिस्तान की क्रिकेट टीम पहली बार आमने सामने होगी। दोनों देशों के बीच एशिया कप के दौरान 14 सितंबर को टक्कर होगी और यह मैच दुबई में खेला जाएगा। एशिया कप की तारीखों का ऐलान हो चुका है, जिसमें भारत और पाकिस्तान एक ही ग्रुप में है, लेकिन मौजूदा हालात में पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलने पर ही सवाल उठ रहे हैं और लगातार उठ रहे हैं। कुछ दिन पहले भारत की टीम ने लेजेंड्स टूर्नामेंट में पाकिस्तान के खिलाफ खेलने से इनकार कर दिया था। ऐसे में सोशल मीडिया पर आम लोगों के अलावा पूर्व कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन ने भी पाकिस्तान के साथ मैच खेलने पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस ने तो सरकार से ही सीधा सवाल पूछ लिया है। तो जो बयान आए हैं वो पहले आपके सामने रख दें, फिर इस पर चर्चा करनी बहुत जरूरी है। चर्चा होगी। डेलीगेशन भेजने के बाद अगर पाकिस्तान अपना भारत का दुश्मन है तो ये खेल के दिखावा करने की बात क्यों है? क्यों खेलना चाहिए? क्यों एशिया कप होना चाहिए? क्यों दुबई में जाके ये मैच होनी चाहिए? तो ये सब जो है, ये ढोंगी लोग सत्ता में बैठे हैं, इनको कुछ इसके सिवा करना आता नहीं। दिखावा अलग करते कुछ है, मन में कुछ है और करते कुछ है। ये क्यों ये मैच खेलना जरूरी है विनोद जी? क्या कोई एस्केप नहीं है? क्यों एक ही तरीके की चर्चाओं को बार बार करना पड़ता है? हम अलग अलग फ्रंट पे पाकिस्तान को बैन कर देते हैं, हम एंटरटेनमेंट पे भी पाकिस्तान को बैन कर देते हैं, लेकिन जैसी बात क्रिकेट की आती है हम ये क्यों नहीं कर पाते हैं? देखिए, दो चीजें हैं। एक तो कुछ अंतर्राष्ट्रीय कमिटमेंट होते हैं हर उसके, BCCI का भी होगा, जब इंटरनेशनल मैच होगा, टूर्नामेंट होगा, वो चैंपियंस ट्रॉफी हो, वर्ल्ड कप हो, कोई भी हो, तो पाकिस्तान भी एक टीम के रूप में आएगा। तो कैसे मना कर देंगे खेलने के लिए? क्या संयुक्त राष्ट्र संघ में आप पाकिस्तान के साथ नहीं बैठते? क्या आप और जो इंटरनेशनल फोरम्स वहां पर बैठते हैं ना? तो इंटरनेशनल कमिटमेंट लेकिन सर, साथ में बैठना और दो देशों का साथ में मैदान पे एक साथ क्रिकेट खेलना नहीं भाई, तो आप ICC अपने को बाहर कर लेंगे क्या? पाकिस्तान की टीम जब वहां खेलेगी टूर्नामेंट और वो ग्रुप में है, या मान लीजिए दूसरे ग्रुप में भी हो, जीत के बराबर आज सामने आ जाते हैं, तो क्या करेंगे? मना कर देंगे? नहीं, बॉयकॉट नहीं किया जा सकता। ये कोई पार्लियामेंट थोड़ी है कि आप वॉकआउट करके चले आइए। नहीं, मैं इसीलिए आपसे पूछ रही सर, कि बॉयकॉट नहीं किया जा सकता? कोई एस्केप नहीं है? नहीं, बॉयकॉट करेंगे तो आप बॉयकॉट कर लीजिए। एस्केप कैसे होगा? मतलब ये इंटरनेशनल, हाँ, भारत पाकिस्तान पर्सनल मैच नहीं खेल रहे हैं कि इंडिया की टीम पाकिस्तान जाए या पाकिस्तान की टीम इंडिया आए, लेकिन इंटरनेशनल टूर्नामेंट में तो आपको खेलना पड़ेगा, मजबूरी है आपकी। क्योंकि अब आपने गुजरात में हुआ ना, अहमदाबाद में हुआ था, नहीं हुआ था अभी वर्ल्ड कप जो हुआ था 2-3-4 साल पहले, याद करिए, जिसमें भारत हार गया था, वो मैच हुआ था। तो ये जो कहना, ये BCCI का अंतर्राष्ट्रीय एक हर संस्था का कमिटमेंट होता है। इसलिए मुझे लगता है कि उसमें, हाँ, 1-to-1 जो मैच होता है, सीरीज जो है वो नहीं हो रही है, जो अभी लेजेंड्स वाला हुआ था, उस तरह के मैच सीरीज आप अलग अपने हटा सकते हैं। नहीं, इंटरनेशनल मैच से कैसे आप अलग कर सकते हैं? आपको टूर्नामेंट ओलंपिक से कह दीजिए, आप ओलंपिक में दीजिए, आप अलग नहीं हो सकते। आप जैसे ओलंपिक खेलना है तो खेलना है। अब नीरज चोपड़ा भी जा रहे हैं और वो भी आ रहे हैं। अब नीरज चोपड़ा कहते हैं मैं तो नहीं भाला फेंकूंगा क्योंकि ये पाकिस्तान वाले आ गए, तो ऐसा नहीं हो सकता ना। तो वहां तो खेलना पड़ेगा आपको। समीर जी, देखिए, मुझे लगता है ओलंपिक के और एशिया कप की तुलना नहीं हो सकती। मुझे लगता है कि जिस प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि भाई टेरर एंड ट्रेड साथ में नहीं सकता, टेरर एंड टॉक साथ में नहीं सकती, खून और पानी साथ में नहीं बह सकता, तो मुझे लगता है कि बिल्कुल आउट करना पड़ेगा। निश्चित रूप से एशिया कप इतना बड़ा थोड़ी है, कोई वर्ल्ड कप थोड़ी कि 4 साल में एक बार हो रहा है और भारत को मतलब उसके अंदर जाके खेलना मजबूरी है। एशिया कप में अगर भारत वॉकआउट कर देगा, और भारत आज इतनी बड़ी ताकत है क्रिकेट के अंदर, BCCI इतनी ताकत रखती है कि अगर BCCI कह देगा कि हम नहीं खेलेंगे और भारत सरकार कहती है कि एशिया कप से भारतीय क्रिकेट टीम विड्रॉ कर रही है, तो मुझे लग रहा है कि फिर यह होगा कि भाई एशिया कप से पाकिस्तान को बाहर करके भारत को लिया जाएगा। भारत की जो ताकत है, मुझे लगता है कि वो बताने की जरूरत
है। किसी भी स्थिति में, चाहे वो दुबई में हो, चाहे दुनिया के किसी भी कोने में हो, इस समय जब भारत और पाकिस्तान के बीच इतना तनाव है और जब देश के 140 करोड़ लोग नहीं चाहते कि भारत इस समय किसी भी तरीके से पाकिस्तान के साथ, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री हो, चाहे वो स्पोर्ट्स का हो, चाहे कोई टॉक कंटिन्यू करे, मुझे लग रहा है जब आप कह रहे हो कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, ऑपरेशन सिंदूर कंटिन्यू, ऐसे स्थिति में भारत और पाकिस्तान का खेल होगा। मुझे लगता है कि भारत के 140 करोड़ की जनता इसे बहुत अच्छे और सहज भाव में नहीं लेगी। 14 सितंबर की तारीख भी है, भारत और पाकिस्तान के बीच में मैच होगा। वो देश की जमीन पर भले ही ना हो, दुनिया के किसी भी कोने में हो, मैच तो पाकिस्तान के खिलाफ हो रहा है। हर्षवर्धन जी, देखिए, मैं अपने आप से पूछूं, मेरा मन ये कहता है ये मैच नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं ना बीसीसीआई में हूं, ना मैं आईसीसी में बैठी हुई हूं। आई एम नो वन टू डिसाइड कि ये मैच होगा या नहीं होगा। आईसीसी का अध्यक्ष तो जय शाह हैं। मैं तभी आपसे पूछी हूँ सर कि कोई तरीका नहीं है कि एशिया कप से ही भारत ये कहे कि मैं विड्रॉ करता हूँ, भारत नहीं खेलेगा जहां पर उसे पाकिस्तान के साथ खेलना पड़े। देखिए, ये अपरिहार्य स्थितियां हैं। भारत ने हर संभव कोशिश कर ली है, लेकिन ये जो आतंक का जाहिल मुल्क है पाकिस्तान, पूरी तरह से आतंक के अलावा कुछ उसको आता नहीं। क्रिकेट खेल के भारत के साथ पाकिस्तानी खिलाड़ी पैसा कमाते हैं, पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड को कुछ पैसा आ जाता है और उसके बाद वो आतंकवादियों के समर्थन में कराची, लाहौर और इस्लामाबाद में उनके क्रिकेटर और पूर्व क्रिकेटर रैली निकालते हैं। वो इंस्टाग्राम पर और दूसरे सोशल मीडिया पर भारत के खिलाफ गालियां देते हैं। बिल्कुल, कोई ऐसी कमिटमेंट नहीं है, ये किसी ट्रीटी से हम नहीं जुड़े हैं, ये कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है कि बीसीसीआई भारत का कोई सरकारी पक्ष है। हम नहीं खेलेंगे क्रिकेट, और हम खेलेंगे भी तो हम अपनी शर्तों पर खेलेंगे। भारत और पाकिस्तान का मैच क्यों होना चाहिए? क्योंकि उससे पैसा सबसे ज्यादा आता है। सर्वाधिक पैसा भारत और पाकिस्तान के क्रिकेट मैच पर दुनिया में लगा होता है। उसे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, लेकिन उसका बड़ा हिस्सा पाकिस्तान भी जाता है, यह भी समझना होगा। वहां के खिलाड़ी 2-2 कौड़ी के मोहताज हो जाएंगे, और हमें करना ही चाहिए। यह पीपुल टू पीपुल कॉन्टैक्ट से बड़ा फ्रॉड इस धरती पर कुछ है नहीं। जहां सरकारें बात करने की स्थिति में नहीं है, हमें यह नहीं पता है कि हम जिस प्रधानमंत्री से बात करेंगे पाकिस्तान में, वो कल को रहेगा या जेल भेज दिया जाएगा। हमारे जैसा देश नहीं है ना वो, हमसे कटकर भले अलग हुआ है, लेकिन वो इस्लामिक मुल्क है, कट्टर इस्लामिक मुल्क है और आतंकवादी मुल्क है। दोनों का फर्क समझना पड़ेगा हमें। और अगर ऐसी कोई कमिटमेंट है कि हम क्रिकेट उससे खेलेंगे, तो यह तो मुझे सीधे सीधे भारत के आत्मसम्मान पर चोट लगती है। मोदी सरकार को जो समझना हो समझे, जो करना हो करे, बीसीसीआई और आईसीसी को जो करना हो करे, लेकिन निश्चित तौर पर भारत को पाकिस्तान के साथ मैच नहीं खेलना चाहिए जब तक कि, और अगर कुछ भी तो होता हुआ दिखे ना, पाकिस्तान कहे कि ठीक है, ये जो आतंकवादी घूमते रहते हैं, हम इनको आत्मसमर्पण करा रहे हैं, हम इनको आपको देंगे, आप अपने यहां मुकदमा चलाइए, हम इनकी गतिविधियां बंद कराते हैं, वो कुछ तो कर नहीं रहा है। वो असीम मुनीर बता रहा है कि हम तो कश्मीर के लोगों के साथ लड़ाई में, और हम कहेंगे ना हम तो क्रिकेट खेलेंगे। शर्मसार करने वाला है। इससे ज्यादा आत्मसम्मान को चोट पहुंचाने वाला कुछ नहीं हो सकता। ठीक, अगली खबर ऑपरेशन सिंदूर का असर है कि अमेरिका ने टीआरएफ को फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की लिस्ट में डाल दिया है। ये वही टीआरएफ है जिसने 22 अप्रैल को पहलगाम में बर्बर अटैक की जिम्मेदारी ली थी। अब पाकिस्तान का एक और झूठ, या यूं कहें कि फरेब सामने आया, वो भी कैमरे पर आया। पाकिस्तान के डिप्टी पीएम और विदेश मंत्री इशाक डार ने टीआरएफ को आतंकी संगठन की सूची में शामिल करने का स्वागत तो किया, मगर वो अमेरिका से सबूत मांग रहे हैं कि पहलगाम टेरर अटैक में अगर टीआरएफ के खिलाफ सबूत है तो दिखाए। विदेश मंत्री इशाक डार ने कहा कि टीआरएफ को लश्कर का विंग बताना गलत है, क्योंकि पाकिस्तान में लश्कर-ए-तैयबा खत्म हो चुका है। The U.S. has designated, as you know, a number of groups as terrorist organizations in Pakistan, and most recently this resistance front that initially took the responsibility for this attack in Kashmir and later withdrew that responsibility. What would you say to the U.S. in terms of how Pakistan is trying to shut down some of these designated groups? And is the government trying to cut off their fundraising, prevent them from training, and so on? You see, it is obviously sovereign decision of United States. They have designated TRF. We have no issue, and we welcome if they have any evidence that it is involved. But linking it to the Lashkar-e-Taiba LET is wrong. That outfit was dismantled years ago by Pakistan. The actors were prosecuted, arrested, jailed, and the entire outfit of LET was destroyed
and is no more there. So if it is an independent entity, TRF, and the US authorities have any evidence that they were involved, we have no objection to that. Obviously, it's a sovereign state decision. But surely, I can guarantee you that this TRF has nothing to do with the Lashkar-e-Taiba LET, which has become defunct years ago. ये पाकिस्तान ऐसा मुल्क है, ये चाल से तो जाता है, चालाकी से नहीं जाता है, लेकिन चालाकी दिखाता है इतनी मूर्खता के साथ कि कैमरे पर पकड़ा जाता है। अब राहुल जी वो ये कह रहा है कि पहले ये बताएं तो सही कि टीआरएफ आतंकी संगठन है या नहीं है, सबूत तो दिखाएं, जबकि लश्कर खत्म हो चुका है। देखिए, ये तो पाकिस्तान की मजबूरी है कि यूएस ने जो है टीआरएफ को बैन कर दिया। अब उनकी मजबूरी है, वो करें या ना करें, उनको करना पड़ेगा। यूएस के साथ अपने संबंध जो है वो बेहतर बनाना चाहते हैं, इसलिए कुछ कह नहीं सकते। तो ये कहना कि हमारे यहाँ आतंकवाद खत्म हो गया या लश्कर-ए-तैयबा खत्म हो गया, तो लश्कर-ए-तैयबा के लोग जो हैं वहाँ पर क्यों हैं? बिल्कुल ठीक बात। वहाँ पे उसका मुखिया जो है उसको आप कहते हो जेल में रखा हुआ है, लेकिन वो घूमता हुआ नजर आता है। तो ये सारे बातें हैं। देखिए, पाकिस्तान हमेशा से पाकिस्तान का दोगला चेहरा रहा है। अगर आप करगिल की बात याद करें तो डीजीएमओ के साथ मीटिंग हुई थी, उस वक्त खत्म करने के लिए सारा जो लड़ाई हो रही थी। उसके बावजूद जब सारा कुछ तय हो गया, रिटर्न वे में तय हो गया, उसके बावजूद जो पाकिस्तान की सेना है वो अलग अलग जगह में वहाँ पहाड़ों में भारतीय सेना पर हमले करती रही, जब तक कि भारतीय सेना ने ज़बरदस्त जो है गोलाबारी नहीं की। उसके बाद जाके शांति हुई। तो आप कुछ तय करते हैं टेबल पे, पीछे जाके कुछ और करते हैं। ये हमेशा से उसकी फितरत रही है पाकिस्तान की, और पाकिस्तान पे किसी भी इशू पर विश्वास करना बहुत मुश्किल है। अब हम बार बार ट्राई कर चुके हैं। हमारे वेरियस प्रधानमंत्री जो हैं वो पाकिस्तान के साथ दोस्ती की पहल भी कर चुके हैं, जिसको पाकिस्तान ने बार बार बैक स्टेप किया। तो अब मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान के साथ किसी भी तरह की दोस्ती या किसी भी तरह की पहल जो है वो भारत कर पाएगा। अच्छा, पाकिस्तान पहलगाम आतंकी हमले पर चाहे जितने झूठ बोल ले, सच क्या है वो पूरी दुनिया जानती है। उसके बाद भारत पाकिस्तान के आतंकी अड्डों को खंडहर में तब्दील कर चुका है। कैसे पाकिस्तानी आतंकियों के जनाजे में चीख पुकार मची हुई थी, ये सबने देखा। लेकिन आतंक को ध्वस्त करने में जो सबसे बड़ी भूमिका थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसका जिक्र किया। तमिलनाडु में मोदी ने स्वदेशी की ताकत पर जोर दिया। कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मेड इन इंडिया हथियारों ने आतंकियों के आकाओं की नींद उड़ा दी है। पूरी दुनिया आज भारत की ताकत का लोहा मान रही है। अभी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मेक इन इंडिया की ताकत देखी है। आतंक के ठिकानों को मिट्टी में मिलाने में मेड इन इंडिया हथियारों की बड़ी भूमिका रही है। भारत में बने हथियार आज भी आतंक के आकाओं की नींद उड़ाए हुए हैं। इंटरनल सिक्योरिटी की बात है। अब आप देखिए, मोदी की जो चेतावनी है वो ये है कि मारेंगे, बताकर मारेंगे, भीतर तक मारेंगे और मेड इन इंडिया हथियारों से मारेंगे। नहीं, बहुत अच्छी शानदार बात है कि भारत के बनाए हुए हथियारों ने ऑपरेशन सिंदूर में कमाल दिखाया और पाकिस्तान की कमर तोड़ दी जी। और प्रधानमंत्री जी ने उसी का जिक्र किया है और पाकिस्तान को समझना चाहिए। अभी जैसे राहुल कह रहे थे कि पाकिस्तान ने कारगिल में जिस तरह से बैक ट्रैक किया और युद्ध विराम के बाद जो है, अरे भाई 71 में मैं भी गया होके आया हूँ बॉर्डर पे, नागी बॉर्डर जो राजस्थान में है। 16 सितंबर को युद्ध विराम हो गया, सरेंडर हो गया नियाजी साहब, जनरल नियाजी का, और सब कुछ हो गया। 26 सितंबर को दिसंबर की बात है, 26 दिसंबर को पाकिस्तान ने हमला करके वो नागी का पूरा एरिया ले लिया वहाँ के लोगों ने। बाद में फिर हमारी सैनिकों ने लड़ाई लड़ी और स्थानीय लोगों से सहयोग किया, फिर उसको छुड़ाया। तो पहले भी रहा है। तो पाकिस्तान इन सब मामलों में उसको भरोसे काबिल मुल्क बिल्कुल नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये जो प्रधानमंत्री जी ने कहा, निश्चित रूप से हौसला बढ़ाने वाली बात है। देश का भी हौसला बढ़ाएगा, फौज का भी हौसला बढ़ेगा, और जितना भारत के स्वदेशी हथियार हैं, जितना हम उसमें ज़्यादा बेहतर काम, जैसे ब्रह्मोस भारत में ही बना आपका जो है, ठीक है, वो S-400 जो है वो रूस से हमने लिया प्रणाली, लेकिन ब्रह्मोस तो भारत में ही बना है। और भी बहुत सारे हथियार जो है जो भारत में बन रहे हैं, आकाश जो है, तो निश्चित रूप से इसमें बहुत तरक्की की है। और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में भारत के जो हथियार बनाए हुए हैं वो ज़्यादा कारगर साबित होंगे, क्योंकि वो हमारी स्वदेशी तकनीक के भी होंगे, स्वदेशी वैज्ञानिकों के द्वारा तैयार किए गए होंगे। और जब स्वदेशी वैज्ञानिक को तैयार करता है तो परिस्थितियाँ भी जो भारत की हैं उनके अनुकूल तैयार होता है, और उसमें उनका एक देशभक्ति का जज्बा भी शामिल होता है।
ये बात तो आप सिर्फ ठीक सौदेबाजी कह के लिए नहीं होता खाली, जो आप दूसरे देशों से खरीदते हैं तो वो जो बनाते हैं वो अपने सौदेबाजी के लिए बनाते हैं, लेकिन हम जब बनाते हैं वो अपने देश के लिए बनाते हैं। एक खबर और आज कहानी कुर्सी की में हम शामिल कर रहे हैं, बात जगदीप धनखड़ की, जिनके इस्तीफे पर काफी बवाल हो चुका है। खबर यह है कि विपक्ष धनखड़ को फेयरवेल देने की तैयारी कर रहा है, लेकिन अभी तक इसके कोई संकेत नहीं है कि खुद धनखड़ विपक्ष का ये न्योता कबूल करेंगे या नहीं करेंगे। धनखड़ ने पिछले सोमवार को अचानक उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा देकर सभी को हैरान कर दिया था। उन्होंने इस्तीफे की वजह अपना स्वास्थ्य बताया, लेकिन घटनाक्रम से यह साफ है कि इसकी वजह कुछ और है। इस्तीफे के बाद कांग्रेस ने सरकार से ये मांग की थी कि वो धनखड़ के लिए फेयरवेल दें, लेकिन जब सरकार ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया तो विपक्ष खुद उन्हें फेयरवेल देने की तैयारी कर रहा है। अब जगदीप धनखड़ इसके लिए राजी हैं या राजी नहीं हैं, ये वो जाने। अभी तक इस पर और कोई खबर नहीं आई धनखड़ के साथ, लेकिन इतना तो तय है समीर जी, ऑल इज नॉट वेल। निश्चित रूप से देखिए, जब विपक्ष को अब मौका मिला है कि जब उपराष्ट्रपति का अचानक इस्तीफा हुआ है और सरकार और उपराष्ट्रपति के बीच में जिस तरीके से किसी बात को लेकर मतभेद उत्पन्न हुए हैं, तो विपक्ष इसका एक राजनीतिक फायदा लेना चाहता है और मतलब सरकार को निश्चित रूप से परेशानी में डालना चाहता है। अब जब विपक्ष को पता है कि भाई सरकार की तरफ से कोई फेयरवेल नहीं होने वाला है, तो विपक्ष धनखड़ साहब को अपनी तरफ से फेयरवेल देने की कोशिश कर रहा है। मुझे इसकी संभावना कम लगती है कि विपक्ष अगर फेयरवेल ऑर्गेनाइज करेगा तो धनखड़ साहब उस फेयरवेल में शामिल होंगे या उस न्योते को स्वीकार करेंगे, लेकिन विपक्ष इस बात की कोशिश करेगा कि धनखड़ साहब उस फेयरवेल में आए और कुछ ऐसा बोले कि जिससे फिर हमें मुद्दा मिले और फिर हम सरकार को कटघरे में खड़ा कर सके, या उस फेयरवेल में वो भावुक होकर कोई सरकार के खिलाफ बयान दे दे और क्या बातचीत हुई है उसको वो सार्वजनिक करे। तो विपक्ष की पूरी कोशिश होगी और सिर्फ फेयरवेल तक सीमित नहीं रहने वाली है। धनखड़ साहब में नहीं आएंगे, उसके बाद विपक्ष के कई बड़े नेता धनखड़ साहब से मिलने जाएंगे, अपनी सांत्वनाएं देंगे, कोशिश करेंगे कि धनखड़ साहब कुछ इस तरह के बयान दे, फिर वो फोटो जारी करेंगे। तो विपक्ष इस बात को लगातार कोशिश करता रहेगा। कितने सारे पॉलिटिक्स के फेसेस होते हैं ना, कभी जगदीप धनखड़ जो है सबसे ज्यादा परेशान करने वाले, सबसे ज्यादा स्कूलिंग करने वाले, सबसे ज्यादा रोकने टोकने वाले नेताओं में से एक दिखाई दे रहे थे। माफ कीजिएगा, राज्यसभा के चेयरपर्सन के तौर पे वो दिखाई दे रहे थे, है ना हर्षवर्धन जी। अब उनके फेयरवेल के लिए विपक्ष कितनी ज्यादा लालायित है। विपक्षी है जो सबसे ज्यादा आरोप लगा रही थी, अब विपक्षी चाहती है कि उन्हें फेयरवेल दिया जाए। नहीं देखिए, अब ये तो अंदर की बातें हैं, लेकिन अब ये तो सामने आ गया है ना कि महाभियोग के बाद से वो ऐसा डरे थे जगदीप धनखड़ जी। ज़्यादातर खबरें जो अब निकल कर सामने आ रही हैं, जो वहाँ रिपोर्टर्स थे, जो लोग पॉलिटिकल कॉरिडोर्स में रहते हैं, सरकार की तरफ से भी जो फीलर्स आए हैं जो साफ साफ दिख रहे हैं, तो वो दिख रहा है ना कि जगदीप धनखड़ जी विपक्ष के नेताओं के साथ थोड़ा उनके बुनहोमी अच्छी हो गई थी। यहां तक हो गई थी कि सोचिए सरकार को उन्होंने भरोसे तक में नहीं लिया और 63 विपक्षी सांसदों के हस्ताक्षर से अविश्वास प्रस्ताव, महाभियोग, उन्होंने उसको स्वीकार कर लिया। तो कहीं न कहीं ये कुछ गड़बड़ तो थी। और पिछले कुछ समय में जो अपनी अथॉरिटी को एकदम स्थापित करना चाहते थे, उपराष्ट्रपति की कोई अलग से कोई अथॉरिटी नहीं होती है, ये भी थोड़ा समझना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशनली वो चेयर ऑफ द अपर हाउस हैं, उनकी बहुत बड़ी भूमिका है। उपराष्ट्रपति को अगर वो इस तरह से देखें जैसे दुनिया के दूसरे देशों में प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, तो ये थोड़ा मुश्किल होता है। अगर वो विपक्ष के फेयरवेल में, विपक्ष तो ये कोशिश करेगा, या किसी बयानबाजी की तरफ जाएंगे, तो स्थिति भारतीय जनता पार्टी और सरकार के लिए भी असहज होगी, लेकिन कोई धनखड़ साहब के लिए बहुत अच्छा होने वाला है ऐसा मैं नहीं मानता हूं। देखिए, विपक्ष की तो प्लानिंग यही है कि ये करके वो सरकार को शर्मिंदगी महसूस करवाए, वो धनखड़ जी के लिए लूज करने को क्या है। अब अगर ये बात हम कहें कि धनखड़ जी विपक्ष के करीब हो रहे थे, तो लूज करने को क्या है। लूज कर चुके, जो होना था वो लूज हो चुका, लूज कर चुके। अब वो करेंगे, उनके कार्यकाल को अच्छे तरीके से भी याद किया जा सकता है, लेकिन एक और एडिशन, एक और चैप्टर अगर अब लिखा जाएगा कि ऐसे ऐसे हुआ, फिर ये हुआ, फिर एम्बैरेसमेंट का एक और चैप्टर ऐड होगा। एम्बैरेसमेंट तो हो चुकी है ना। एम्बैरेसमेंट तो तभी हो गई जब आपने वाइस प्रेसिडेंट को इस तरह से कहा कि आप भाई चले जाएं। प्रैक्टिकली तो यही है ना, अंदर अंदर, बाहर से जो मर्जी कहते हैं इस्तीफा दिया और ये जो भी कहा। नहीं, लेकिन इसको यूं भी देखें ना कि चलिए सत्यपाल मलिक ने कर ही लिया, तो क्या गेन कर लिया उन्होंने। दोनों है, मतलब दोनों पक्ष आएगा, दोनों पक्ष। अच्छा, एक खबर जो है वो ये पढ़ना मेरे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए क्या है, हम सब पत्रकार जो हैं वो सूत्रों के हवाले से बहुत सारी खबरों को रिपोर्ट करते हैं,
और ज़्यादातर सूत्र सही साबित होते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसे मौके भी आते हैं जब सूत्र खतरनाक साबित होते हैं। अब सूत्रों की खबरें गलत भी होती हैं, क्योंकि जिन लोगों पर भरोसा करके हम खबर चलाते हैं वो कई बार गलत साबित हो जाते हैं। जैसे कुछ दिनों पहले हमने एक खबर चलाई थी कि उपराष्ट्रपति का दफ्तर सील कर दिया गया, तुरंत घर खाली करने के लिए कहा गया है। बाद में जब हमने इसकी और पड़ताल की और डिटेल चेक की तो ये पता चला कि हमारे सोर्स गलत थे। इसके लिए हम अपने दर्शकों से माफ़ी मांगते हैं। हम खबरों की एक्यूरेसी के लिए बहुत ही सतर्कता बरतते हैं, हमारा विश्वास मानिए। हमारी कोशिश यही रहेगी आगे भी कि हम दर्शकों तक हमेशा सही खबरें पहुंचाते रहें। आज कहानी कुर्सी की में बस इतना ही। हर्षवर्धन जी, राहुल जी, विनोद जी और साथ ही समीर जी, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।